Okay, so we are starting with OC, a chapter which tells us that what are the forms of business. जैसे पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटर है, देन जॉइंट हिंदू फैमिली होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक फॉर्म होता है, ऑल्दो दे आर नॉट इनटू बिजनेस, देयर एम इज नॉट प्रॉफिट. अपन सोसाइटी में रहते हैं, हाउसिंग सोसाइटी, द एम इज सर्विस, इट्स नॉट प्रॉफिट. एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी. ओके, सो ये हम स्टार्ट करते हैं सोल ट्रेडर से. सोल ट्रेडर पढ़ेंगे बाद में. पहले हम ये बोलते हैं कि देखो, एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा आदमी जो कि अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है हिज ओन कैपिटल. ठीक है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है ओन कैपिटल, देन ही इज यूजिंग हिज स्किल्स टू कैरी ऑन हिज बिजनेस. यदि प्रॉफिट्स हुआ तो सारा उसका, ही एंजॉयज द प्रॉफिट्स. यदि लॉसेस हुआ तो सारा इसका उसका, bears losses on his own. ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि सारी रिस्क वो लेता है और रिस्क लेने का सारा रिवॉर्ड उसी को मिलता है. he has no one to share the risk, he has no one to share the rewards. अपने रिवॉर्ड भी किसी से शेयर नहीं करने पड़ते. और एंटरप्रेन्योर जो है, जो सोल ट्रेडर है, उसका रिवॉर्ड क्या होता है? प्रॉफिट. और नेगेटिव प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? आप बता सकते हैं मुझे, नेगेटिव प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? लॉस. या प्रॉफिट भी हुआ तो उसका, लॉस भी हुआ तो उसका. तो सोल ट्रेडर इज आल्सो नोन एज द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस. एंड दिस बिजनेस प्रोप्राइटर, ही इज द ओनर ऑफ द बिजनेस प्रोप्राइटर. ये भी पूछ लेते हैं वो लोग एग्जाम में. एंड वो क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप. लाइक वो अकेला पूरा, ही इज द, आई कैन से, द मेन सेलर ऑफ द शिप. ठीक है, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप. तो वो एंटरप्रेन्योर है एंड प्रोप्राइटर ऑफ द सोल ट्रेडिंग कंसर्न. कीवर्ड करते हैं, सारा रिस्क उसका, सारा रिवॉर्ड उसका. ही इन्वेस्ट हिज ओन कैपिटल, स्किल उसकी, enjoys profit and bears losses and proprietorship. ठीक है, तो आप रिस्क रिवॉर्ड वर्ड यूज करके आना. इवन वो अपने बिजनेस को कंट्रोल भी करता है. he controls his business. तो क्या बोला? रिस्क, रिवॉर्ड, कैपिटल, कंट्रोल, enjoys profit, bears losses, proprietorship, entrepreneurship. इतने कीवर्ड्स यूज करके आना आंसर में. ओके, अब कोई भी एक आप डेफिनेशन अपने हिसाब से करो तो अच्छा. The sole proprietorship is an informal type of business owned by one person. So it is an informal type of business. ये प्रोफेसर जेम्स लुंडी ने बोला. ओके, बट आप मीनिंग भी अच्छे से कर लोगे. एग्जाम में जैसे मेरे टेस्ट है, मैं क्या पूछूंगी? What is the meaning of sole proprietorship? So if you do the definition, very good. If you don't do it, okay. Okay, next पे जाते हैं हम. It's now partnership. पार्टनरशिप एक्ट लर्न करो. आगे तो करना ही है ना, तो अभी लर्न करो ना. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ईयर भी लर्न करो. 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. सेक्शन 4 इसका डेफिनेशन देता है. पार्टनरशिप में क्या होता है? एक व्यक्ति है तो वो सोल ट्रेडर है. एटलीस्ट दो तो होने चाहिए ना. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of the business, carried on by all or any one of them acting for all. That is, यदि मान लो 4 लोग हैं, तो जरूरी है कि चारों बिजनेस में पार्टिसिपेट करें? कोई जरूरी नहीं है. One person who is an active partner can act for the firm also and can act for other partners also. Okay, so partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits carried on by all or any one of them acting for all. अब मैं एक सिंपल सी आपको बात बोल रही हूँ, carried on by all and or any one of them acting for all. यदि ये कीवर्ड नहीं है, ये की लाइन नहीं है आपके आंसर में, इट्स गॉन चिल्ड्रन. क्योंकि आपको नहीं पता था कि सेक्शन 4
लोग मिलके साथ में बिजनेस कर रहे हैं। ये कहाँ बताया आपने कि बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल? यदि ये लाइन नहीं है, इट इज नॉट अ परफेक्ट आंसर। एंड याद करो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन कब कहाँ किया गया है? सेक्शन 4। एंड कोई दो जने मिलके स्मगलिंग करने के लिए साथ में आ गए, क्या वो पार्टनरशिप हो सकता है? बताओ। स्मगलिंग करेंगे, उनको पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट होगा, गेन होगा। स्मगलिंग करने के लिए साथ में आए, पार्टनरशिप है कि नहीं? जवाब दो। No. नहीं मैम। सी, आप तभी साथ में आ सकते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि आप लॉफुल बिजनेस करने के लिए साथ में आ सकते हैं। आप स्मगलिंग कर रहे हैं, टेररिज्म फैला रहे हैं, आप उसको पार्टनरशिप बोलेंगे? इफ योर बिजनेस इज अनलॉफुल अगेंस्ट द लॉ, इट इज नॉट पार्टनरशिप एट ऑल। रिमेंबर दिस। केस स्टडी में आ गया कि वो लोग स्मगलिंग कर रहे थे और उससे उन्होंने प्रॉफिट कमाया। पार्टनरशिप है क्या? 4 जने स्मगलिंग कर रहे थे? नहीं है, बिकॉज स्मगलिंग इज अनलॉफुल बिजनेस। ओके, नेक्स्ट, जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इंडिया में होता है। ये business which have been originated in India. It exists in India only. It is known as Hindu Undivided Family Business, HUF, Hindu Undivided Family, or Joint Hindu Family Firm, JHFF. देखो, दो इसके स्कूल्स होते हैं, मिताक्षरा, दया भागा। मिताक्षरा में क्या होता है? According to this school, only male member of the family can inherit the family business. Hence, the sons, grandsons, and the great grandsons. 3 पीढ़ी की बात हो रही है, 3 generations. तो कौन से हैं? Sons, sons, grandsons, sons, grandsons, great grandsons become joint owners of the family property. A son gets equal rights along with his father in ancestral property. जो बाप दादा से अपने को मिल रही है, तो ancestral property is the keyword. And 3 generations से ये आपको पता होना चाहिए, sons, grandsons, great grandsons, ये लोग साथ में आए। And son का भी उतना ही राइट है जितना फादर का। He has a right to ask for a division of the family property. This school is popular in India except Assam, Bengal and some parts of Odisha. पूछ सकता है वो, मिताक्षरा कहाँ पर पॉपुलर नहीं है? एक्सेप्ट आसाम, बंगाल एंड अदर पार्ट्स ऑफ ओडिशा, वो पूरे इंडिया में पाया जाता है। अब दया भागा क्या बोलता है? According to this school, both male and female members will be co-partners as per the Hindu undivided family. Example, after death of husband, his property and business passes to his wife or other successor. इसमें मेल और फीमेल का डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता दया भागा में। बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर आर co-partners. ठीक है? In fact, if you update yourself, लॉ में चेंज हुए थे। Even the female member of the family has the right in property, equal rights in property of joint Hindu family. But आप मिताक्षरा और दया भागा इसलिए लर्न करो, it can come. Okay. Next is definition. Under Hindu law, an HUF is a family which consists of all persons linearly descended from a common ancestor and includes their wives and unmarried daughters. ठीक है? Includes their wives and unmarried daughters. An HUF cannot be created under a contract. एग्जाम का क्वेश्चन, आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर HUF कैसे करोगे? HUF में मेंबरशिप कैसे मिलती है? इट्स बाय बर्थ। आप पैदा हुए,
एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अपने आप ही मेंबर हो गए किसी कॉन्ट्रैक्ट की, अच्छा मुझे भी अपने एचयूएफ में ले ले, इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट। ओके, नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम लोग मेजर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ही रह रहे हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबसे पहले तो इसका ईयर याद रखो, 1912। 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। अच्छा, अमूल का नाम सुना है किसी ने? अमूल, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया सुना है? Yes, ma'am. अमूल क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है। दैट इज, जो लोग गांवों में जो लोग हैं, स्पेशली जैसे वो लोग मिल्क इकट्ठा करते हैं और फिर उसके बाद वो मिल्क से सारे प्रोडक्ट अमूल के बनते हैं, बी इट वो दूध दे रहे, दही दे रहे, चीज, बटर, वॉट एवर इट इज। तो अमूल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को? इज इट प्रॉफिट मोटिव और इज इट सर्विस मोटिव? Service motive. हाँ, मतलब इसमें ये लाइन आपको लर्न करनी पड़ेगी। ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच इज द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक सेंटेंस में पूछा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आंसर आना चाहिए ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, ठीक है। Objective is the promotion of economic interest of its members in accordance with the cooperative principle। मतलब हम प्रॉफिट नहीं सोच रहे इधर, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं, दे आर ट्राइंग टू प्रमोट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये भी लर्न होना चाहिए। तो उनका कुछ कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होगा, वो लोग सब मिलके साथ में अपना क्या बोलते हैं, सब मिलके साथ में अचीव करने की कोशिश करते हैं। फेयर शेयर ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ द अंडरटेकिंग। तो फेयर शेयर ऑफ रिस्क लेते वो लोग एंड बेनिफिट। तो कॉमन इंटरेस्ट होता है एंड दे प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट विच इज कॉमन इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। इतना बात याद रखना, इसका प्रिंसिपल याद रखना, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। Now we are talking about joint stock company। कभी ऐसे सुना है, अरे तेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स है क्या? हाँ मेरे पास रिलायंस कंपनी के, टाटा कंपनी के, ऐसे या मैं बोलूंगी होंडा कंपनी के शेयर्स है। तो शेयर्स मतलब क्या होता है? देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी, यदि एक बात मुझे बताओ, सोल ट्रेडर ने लॉस किया, सारा लॉस उसी को भुगतना पड़ेगा ना, लॉस किया तो। बिकॉज सोल ट्रेडर पार्टनरशिप, इन लोग की लाइबिलिटी कैसे होती है, ये आएगा एग्जाम में, मतलब आने का चांस है। इन लोग की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है? इफ द बिजनेस इज मेकिंग लॉस एंड आपके क्रेडिटर्स को या आपको आउटसाइडर्स को पैसा देना बाकी है, तो you will have to, that is the sole traders and the partners will have to sell their personal possessions। the personal possessions are at risk। वो बेच के भी उनको आउटसाइडर्स का पैसा चुकाना पड़ेगा। now this is a very big risk if you are doing a large scale business। तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लर्न करो इसको, लिमिटेड लाइबिलिटी, इसका क्या मतलब? लिमिटेड लाइबिलिटी दैट इज रिस्क कितनी है? ओनली अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स इन द कंपनी। मतलब आपने मान लो किसी कंपनी के 10,000 रुपए के शेयर खरीदे, ठीक है, तो 10,000 रुपए से आप शेयर होल्डर हो और शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। वो पैसा जीरो हो सकता है, ठीक है, तो वो पैसा जीरो हो सकता है, बस इतनी रिस्क है। इसके आगे आपके प्राइवेट पोजीशंस दिख के आपको कंपनी का लॉस चुकाना पड़ेगा क्या? कभी नहीं, बिकॉज कंपनी की
लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड, जबकि सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, इन लोग की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। और ये सबसे बड़ी रिस्क है सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, ठीक है। अभी देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी के एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड एक्सेट्रा। जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम जब एक्सप्लेन करेंगे बहुत सारे कीवर्ड्स आने चाहिए उसमें। इट इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन, जबरदस्ती से नहीं बनाई गई है, अपनी इच्छा से आए लोग इसको बनाने के लिए, ऑफ पर्संस हु जनरली कंट्रीब्यूट कैपिटल। जो लोग कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उसको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बार बताओ शेयर क्या होता है, वो पूछ लेते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर। जो भी कैपिटल है ना कंपनी की, मान लो 1 करोड़ कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो कितने सारे शेयर हो जाएंगे, तो एवरी यूनिट of the capital is known as share. It is divided into small units. The capital, the share capital of a joint stock company is divided into small units called as shares. Every member holds some shares and they are called as shareholders. Even Act का साल भी याद रखना पड़ेगा. It is the Companies Act 2013. ठीक है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ से क्रिएट हुई है। अब जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली में मेंबरशिप बर्थ से था, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से आया साथ में, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। एंड कॉमन सील क्या होता है ये एक्सप्लेन करती हूँ। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी के ओनर की डेथ हुई, तो क्या वो कंपनी बंद हो जाएगी? सोल ट्रेडर की डेथ हुई, वो सोल ट्रेडिंग फर्म बंद हो जाएगी। लेकिन बड़ी कंपनी की डेथ हुई, बड़ी कंपनी के ओनर की डेथ हुई जिसके पास मेजर शेयर्स थे, कंपनी बंद नहीं होगी, बिकॉज इन लोग की आइडेंटिटी अलग अलग होती है। दैट इज कंपनी एंड शेयर होल्डर्स, या मैं ये भी बोलूं कंपनी एंड डायरेक्टर्स या मैनेजर्स आर सेपरेट आइडेंटिटी। जो शेयर होल्डर्स है वो कंपनी में कैपिटल लगाते हैं, जो मैनेजर्स है वो अपनी स्किल यूज करके बिजनेस को मैनेज करते हैं। Even the owners and the managers are not the same. जबकि सोल ट्रेडर में तो ओनर और मैनेजर वो खुद ही होता है, वो अपने बिजनेस को ओन भी करता है और मैनेज भी करता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, इट इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि कंपनी कभी नहीं मरेगी, चाहे उसमें नए डायरेक्टर्स आते जाएं, नए मैनेजर्स आते जाएं, नए शेयर होल्डर्स पैसा लगाते जाएं, कंपनी वही की वही है, क्योंकि और वो बिजनेस आगे कैरी करेगी क्योंकि उसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। इट हैज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। और कॉमन सील क्या होता है, कंपनी खुद जाके तो कहीं साइन नहीं करेगी, तो आपने एक रबर स्टैम्प देखा होगा ना, वो लगाती है कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, मान लो कि लैंड खरीदने का डॉक्यूमेंट है, कंपनी खुद के नाम पे लैंड खरीद सकती है, तो कंपनी के नाम पे जो लैंड खरीदा है तो रबर स्टैम्प लगाएगी, दैट इज कॉमन सील, और यहाँ पे डायरेक्टर साइन कर देगा। तो कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्यों बोला कंपनी को? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इसलिए बोला, नेचुरल पर्सन हम और आप जैसे थोड़ी ना है कंपनी, लोग हमने ही कंपनीज बनाई है। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। इतने कीवर्ड यूज करो एक अच्छा आंसर बनाने के लिए। आई विल रिपीट, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, और वो वॉलेंटरी एसोसिएशन भी है, वो भी यूज करो। हैविंग
perpetual succession and common seal. The capital of the company is divided into small units called as shares, and the members who are holding those shares are known as shareholders. और कंपनीज एक्ट कौन सा है? 2013. द कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, क्या आपका मीनिंग समझ में आया? आप बोलिए मैम। एक बार वो कंपनी वाला डेफिनेशन फिर से की पॉइंट्स वाला चीज वापस रिपीट करोगे क्या? Okay, I am repeating. Company is an artificial legal person. It's an voluntary association created by law, having perpetual succession and common seal. Then आप क्या बोलेंगे? The capital of the company is divided into small units called shares, and the members of the company are called as shareholders. Every joint stock company is registered as per Companies Act 2013. एक्ट लर्न करो. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा था? ईयर बोलो. 1932. 1932. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया था? 4. सेक्शन 4. ओके. अब कंपनी भी दो तरह की होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ठीक है, एक बार बताओ, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, फर्क क्या है? मैम पब्लिक लिमिटेड शेयर्स आर ट्रेडेबल इन द स्टॉक एक्सचेंज. देखो, प्राइवेट लिमिटेड छोटे, मैं बोलूंगी कि घर के मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ने मिलके ये कंपनी बना ली, तो इसमें क्या होता है? देयर इज रिस्ट्रिक्शन. याद रखो, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. ठीक है, कई शेयर्स लिस्टेड नहीं होते, आप है ना इतना आसानी से अपने शेयर दूसरों को ट्रांसफर नहीं कर सकते. एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसके शेयर्स तो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड होते हैं, तो ये आराम से खरीदो बेचो. दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर कौन बना लेता है ये? मतलब इसके मेंबर्स कितने होते हैं? मेंबर्स लिमिट टू 200. इंडिया में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होते. और पब्लिक कंपनी क्या होता है? विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. इसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं. इसमें मिनिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 7. एंड मैक्सिमम इज अनलिमिटेड. कितने भी आ सकते हैं. मैक्सिमम इज अनलिमिटेड. ठीक है, अभी कोई मीटिंग करना, स्टैट्यूटरी मीटिंग करना, यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड, स्टैट्यूटरी मीटिंग इज नॉट कंपल्सरी. स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है बताओ? स्टैट्यूट का मतलब होता है बैक्ड बाय द लॉ. स्टैट्यूटरी मीटिंग नॉट कंपल्सरी. Whereas public limited company में meeting is compulsory. ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप अपने शेयर, अरे है ही 200 लोग, क्या फ्रीली ट्रांसफर करोगे?
जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो यहाँ पे याद करो, शेयर्स नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। एक बार बताएं, क्या आपने कभी वर्ड सुना है प्रोस्पेक्टस? Yes, ma'am. क्या होता है प्रोस्पेक्टस? Information pertaining to the company. प्रोस्पेक्टस मतलब यदि आप चाहते हैं कि पब्लिक आके अपने आपकी कंपनी की शेयर्स खरीदे, तो आप एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं गिविंग द डिटेल्स ऑफ द कंपनी कि मेरी कंपनी ये बिजनेस करती है, यहाँ पर मेरा हेड ऑफिस है, ये मेरी कंपनी का वर्किंग है, इस तरह से। एंड देन इफ पीपल आर इंटरेस्टेड दे विल कम एंड बाय योर शेयर। तो प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है। क्यों एक प्राइवेट लिमिटेड इशू करेगी जब उसको पब्लिक में शेयर्स ही नहीं बेचते? So in a private company, statement in lieu of prospectus is issued, whereas public limited में prospectus जो होता है इसको इशू करना पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कंपलसरी है, जबकि prospectus की बजाय एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या इशू करती है? जस्ट इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट in lieu of prospectus। ये जो क्वेश्चन है इवन कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो अभी इसको पक्का करूँ। अब एक बार बताओ, कितने मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी में? तो डायरेक्टर्स मिनिमम टू डायरेक्टर्स होने चाहिए, और यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3। ये भी एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें यदि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी। यू हैव टू ऐड वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी। एंड यदि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो यू हैव टू ऐड वर्ड लिमिटेड। You have to add the word limited after the name of the company. So है ना, जैसे कि आप एक कंपनी का नाम बोलो जो कि बहुत नोन है, बोलो कोई भी कंपनी, नाम तो सुने ही होंगे। रिलायंस लिमिटेड कंपनी, रिलायंस लिमिटेड कंपनी, ठीक है। टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी, ओके। तो ये इसके आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना जरूरी, इसके आगे लिमिटेड लगाना, आप सॉरी पीछे लिमिटेड लगाना जरूरी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्राइवेट लिमिटेड अपना बिजनेस कब स्टार्ट कर सकती है? दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस immediately after getting incorporation certificate. What is incorporation certificate? Incorporation certificate मतलब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, एग्जिस्टेंस में आ गई, कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर हो गई। एक रजिस्ट्रार होता है जो कि सारी कंपनीज जो कि एग्जिस्टेंस में है उसका नाम लिखता है रजिस्ट्रार में। तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया, प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस कर सकती है। जबकि
पब्लिक लिमिटेड तब तक बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकती जब तक उसको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ना मिल जाए। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नाम याद रखना पड़ेगा। कमेंस करना मतलब चालू करना, स्टार्ट करना। तो जब तक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिलता वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब तक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, जैसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला स्टार्ट करो आपका बिजनेस। क्या आपको ये डिफरेंस समझ में आता है? यस मैम। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी की? पेड अप कैपिटल जो करंट रूल्स है उसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज 1 लाख रुपीज, whereas in public limited the minimum paid up share capital is 5 lakh rupees. So share capital, that is the paid up capital, private में 1 lakh, public में 5 lakh. कंपनी एक्ट 2013 ईयर याद रखना चाहिए। नंबर ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव का छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है। मिनिमम पब्लिक लिमिटेड में 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। जॉइंट स्टॉक कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड? लिमिटेड। लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब क्या है? कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, दे कैन एंटर कॉन्ट्रैक्ट इन देयर ओन नेम, दे कैन रजिस्टर कोई भी चीज के लिए इन देयर ओन नेम, दे कैन बाय एंड सेल एसेट्स, बोरो मनी, ओपन बैंक अकाउंट इन देयर ओन नेम, because a company is artificial legal person. इन लोग का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट याद रखो, AOA, MOA, 2 डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि एक कंपनी को ही इशू करने होते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल्स और मेमोरेंडम बाहर की दुनिया से रिलेशन, मेमोरेंडम बड़ा होता है। बाहर की दुनिया से कंपनी कैसा रिलेशन, क्या रूल्स से फॉलो करेगी, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, क्या बिजनेस करेगी, वो MOA होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इंटरनली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी को आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनी को इशू करने होते हैं, AOA, MOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एनुअल रिपोर्ट्स जनरेट करना होता है, मिनट्स, प्रोस्पेक्टस, ये सब नए वर्ड्स है जो कंपनी के साथ आते हैं। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, एनुअल रिपोर्ट, रजिस्ट्रार ऑफ शेयर होल्डर्स जिसमें सारे शेयर होल्डर्स का नाम होता है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, ये सारे वर्ड सिर्फ कंपनी में ही आप देखने को मिलते हैं, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में नहीं मिलते हैं।